windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it, talking shit, fuck the drama. Coming out and send you to your mama. Mr. Whip, whip, shut the gun down. Dropping bodies in the place till the sun shines. Can't fuck with this until you try. When the bullets fly, I'm the last one to die. हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, दिस इज़ मी सोनू श्रीवास्तव बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ द जीएफआर विच इज़ प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर मूविंग अहेड विद द वीडियो, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि अब हम एक 500 सब्सक्राइबर की फैमिली हो चुके हैं और बहुत जल्द मुझे आशा है कि आप इसी तरीके से इस परिवार को और बढ़ाते रहेंगे, मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Now the chapter number 6 is divided into two parts. The first one is procurement of goods and the other one is procurement of services. तो हम शुरू करते हैं procurement of goods के पहले रूल से, which is rule 142. अब rule 142 is nothing, just an introduction to the chapter कि आप इस चैप्टर पे क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सारे वो जनरल रूल्स के बारे में बताया जाएगा जो कि सारे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट पर लागू होते हैं अगर वो कोई भी गुड्स को प्रोक्योर करते हैं फॉर यूज़ इन पब्लिक सर्विस, जिसमें सारे डिटेल इंस्ट्रक्शंस होंगे कि किस तरीके से आपको प्रोक्योरमेंट करना है, किस रूल का ध्यान देना, वो सारे इंट्रोडक्शंस जो है वो रूल 142 में बताए गए। अब बात करते हैं रूल 143 का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। रूल 143 बताता है गुड्स की डिफिनेशन, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो आखिर गुड्स किसे कहेंगे। तो आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आप एक सिंपल बात समझ लीजिए कि हर चीज़ को गुड्स कहते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, जो भी चीज़ होगी उसे गुड्स कहा जाएगा, एक्सेप्ट किसी गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो जो लाइब्रेरी में यूज़ होने वाले जो पीरियोडिकल्स है, आर्टिकल्स है, बुक्स हैं, उन्हें गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उसको छोड़कर आपके आसपास में जो भी सामग्री आप देख रहे हो, चाहे आप या तो उसे छू सकते हो, फील कर सकते हो, या तो वो टेंजिबल हो सकते हैं या नॉन टेंजिबल हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, जैसे सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, पेटेंट्स। अब ये सब इंटेंजिबल गुड्स हो गए। बाकी तो जो टेंजिबल हैं, जो आपको दिख रहे हैं, पेन, पेपर, कॉपी, मशीन्स वगैरह, वो सारे चीज़ गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बस एक शॉर्ट ट्रिक ही मतलब एक शॉर्ट जो तरीका आप कह सकते हो कि गुड्स सभी चीज़ों को कहा जाता है एक्सेप्ट जो लाइब्रेरी में यूज़ होने वाले पीरियोडिकल्स हैं, बुक्स है, आर्टिकल्स हैं, उन्हें गुड्स नहीं माना जाता है। तो दिस वाज रूल 143। इसमें एक चीज़ और मैं एडिशन करना चाहूँगा कि जो गुड्स टर्म है वो सारे वर्क्स और सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है जो कि इंसिडेंटल होते हैं या कॉन्सिक्यूशनल होते हैं। जैसे सपोज़ मैं कोई गुड्स ला रहा हूँ तो उसको लाने के लिए जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन लगा है, उसका इंश्योरेंस लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब भी जो चीज़ है, क्योंकि वो इंसिडेंटल थे या कॉन्सिक्यूशनल थे, मुझे गुड्स को ट्रैवल कराने के लिए, गुड्स को इधर से उधर ले जाने के लिए मुझे ये जो बीच में ये सब चीज़ें लगी हैं ना, परमिट्स लगे हैं, लाइसेंसेस लगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगे हैं, इंश्योरेंसेस लगे हैं, ये सब भी क्या होंगे, इसे भी गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है। जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस होंगे, जो मेंटेनेंस होगा, अगर मशीन है तो मशीन को इंस्टॉल करना, उसको स्टार्ट करना, तो ये सब के भी जो चार्जेस होंगे इसे भी गुड्स माना जाता है। Now moving ahead to rule 144. Now 144 is the fundamental principle of public buying, ठीक है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग मीन्स किसे कहते हैं कि हमें कोई भी सामान अगर प्रोक्योर करना है जिसमें कि प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स पे इंक्लूडेड है, ठीक है, किसी तरीके का कार्य भी अगर हम प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसके मूल जो नियम होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो मूल नियम देखिए, क्या मूल्य सिद्धांत आप बोल सकते हो कि वो क्या होंगे। तो रूल 144 के तहत ये कहा गया जो भी अथॉरिटी जिसको फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेट किए गए हैं कि वो किसी भी तरीके की गुड्स को प्रोक्योर कर सकता है,
पब्लिक इंटरेस्ट में, उसकी ये पूरी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी होगी कि वो इंश्योर करे कि ये जो पूरे प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में जो पूरा प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस है वो उसमें एफिशिएंसी हो, इकोनॉमिकली तरीके से की जा रही हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जितने भी सप्लायर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनको फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट दी गई हो, ठीक है, कोई भी बायसनेस ना हो रहा हो। और इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि कंपटीशन भी इन सब सप्लायर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होंगे उतना ही हमें अच्छी डील मिलने की संभावना होती है। तो ये पूरी की पूरी अथॉरिटी दी गई है जो जिन्हें भी डेलीगेट किया गया है फाइनेंशियल पावर्स, ये उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है कि उनको ये ध्यान देना है कि जो भी प्रोक्योरमेंट हो रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो, कोई भी इसमें बायसनेस ना हो, और कंपटीशन को भी मतलब प्रोत्साहन दे रही हो। ये किसी भी प्रोक्यूरमेंट का मूल्य, फंडामेंटल सिद्धांत या प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो। वही रूल 144 में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें बताया ये गया है कि जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के लिए, वो कुछ मापदंडों को सुनिश्चित करेंगे कि वो मापदंड को पूर्ण कर रही हो, ठीक है। तो क्या क्या मापदंड है? जैसे पहला तो मापदंड ये है कि जो भी प्रोक्यूरमेंट हो रही है उसके जो सब्जेक्ट मैटर है कि वो किस चीज़ के लिए प्रोक्यूरमेंट हो रही है, उसका जो उद्देश्य है वो सब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर उसमें कुछ हमें टेक्निकल चीज़ चाहिए तो वो स्पेसिफिक हो, कुछ अंदाज़ा ना किया जाए, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें हों वो स्पेसिफिकली लिखी हुई हों, क्वालिटेटिव हो, क्वालिटी कैसे मेजर कर सकते हैं, अगर उसका परफॉर्मेंस आप किस तरीके से चाहते हैं तो वो परफॉर्मेंस के बारे में भी बहुत क्लियरली मेंशन किया हो, किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड, ट्रेडमार्क या कंपनी का नाम, ठीक है, इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट उसमें ना आ रहा हो, ये हमें इंश्योर करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरीके के कुछ और भी मापदंड्स हैं, जैसे जो स्पेसिफिकेशंस होंगे क्वालिटी के बारे में जो बताया जा रहा होगा वो सब क्लियरली स्पेल्ड आउट होना चाहिए। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी इमेजिनरी आप स्पेसिफिकेशंस मांग रहे हो जो कि आपके लिए उतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और यार्डस्टिक्स को देखते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें प्रोक्योर नहीं करनी, जिससे कि जो अननेसेसरी इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाए, ठीक है। जो भी ऑफ़र्स इनवाइटेड होंगे वो जो भी टेंडर्स के थ्रू होंगे ट्रांसपेरेंट और रीज़नेबल प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। जो भी प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाइड हो कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो उनके फुलफ़िल हो रहे हैं इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, ठीक है। तो ये सब का ध्यान देना है। पूरा जो शेड्यूल है प्रोक्योरमेंट साइकिल का, शुरू से लेकर अंत तक वर्क ऑर्डर इशू करने तक सभी चीज़ें मेंशन्ड हों। अब एक इम्पॉर्टेंट यार्डस्टिक जो इस GFR में एडेड हुआ है वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अब चाहे तो रिटर्न में या किसी भी तरीके से वो ऑर्डर कर सकती है किसी भी कंट्री पर वो प्रोक्यूरमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसी भी कंट्री या कंट्रीज़ पे या क्लास ऑफ कंट्री। सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि बीच में एक देश में एक हवा चली थी कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं आने चाहिए, चाइनीज़ कंपनीज़ नहीं आनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक कंट्री जिन्होंने कभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे दुश्मन देशों का साथ दिया था तो उनके लोग हमारे कंट्री में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए, उनकी कंपनीज़ हमें की सर्विसेज हमें नहीं लेनी है। तो क्योंकि अभी हमारा जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस है उसमें इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन है नहीं, बट इस GFR के तहत उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को ये पावर मिली है कि वो
या तो किसी कंट्री को या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बिडर्स को या उनके कंपनीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि वो हमारे बिडिंग में वो पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडिशन हुआ है इस GFR में। Now let's move ahead with Rule 145. Now Rule 145 बताता है कि वो कौन सी अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट होती है किसी भी गुड्स को परचेज़ करने के लिए, कौन सी ऐसी अथॉरिटी जो कि गुड्स परचेज़ कर सकती है। तो उसमें सिंपल सा एक जवाब है, जो अथॉरिटी किसी भी तरीके की खर्चे कर सकते हैं और जिन्हें डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के तहत पावर दी गई है कि वो प्रोक्यूरमेंट पब्लिक सर्विस के व्यू में वो प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं, तो वो अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट होंगे गुड्स परचेज करने के लिए। ठीक है, 146 क्या कहता है? रूल 146 बात करती है उस तरीके की गुड्स के प्रोक्यूरमेंट के बारे में जिससे जो मोबिलाइजेशन के समय यूज़ होता है, यानी किसी तरीके के मूवमेंट के समय यूज़ होता है। मूवमेंट मीन्स जैसे मान लीजिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो रही है, कोई वॉर हो रही है, उस समय किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उसके रूल्स कौन रेगुलेट करता है? तो उसके रूल्स वो स्पेशल रूल्स एंड ऑर्डर्स इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट के लिए टाइम टू टाइम, वो स्थिति और समय को देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए स्पेसिफिकली अलग रूल, स्पेशल रूल्स मतलब इशू करती है। ठीक है, तो ये था रूल 146। नाउ लेट्स सी द अदर रूल विच इज़ रूल 147। रूल 147 बात करता है पावर्स फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, मीन्स किस तरीके की पावर मिली हुई है किसी भी तरीके के गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए। तो इसमें क्लियरली एक इन शॉर्ट मतलब एक फुल क्लियर एक रूल है कि जो भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट उनको फुल पावर दी गई है कि वो किसी भी तरीके की प्रोक्यूरमेंट या गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो जो कि जेम पर अवेलेबल ना हो, तो वो अपना अरेंजमेंट कर सकती है इस प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स जेम पर अवेलेबल है उसे तो मैंडेटरी आपको जेम से ही खरीदना है, बट द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज विच आर नॉट अवेलेबल ऑन द जेम, तो जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उनको फुल पावर्स दी गई हैं कि वो खुद से अपने अरेंजमेंट्स कर सकती है फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ दीज अदर सर्विसेज और गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम। रूल 148 इज डिलीटेड। ठीक है, now let's move ahead with the another important rule which is rule 149. rule 149 ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये रूल बात करता है जेम के बारे में which is गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेज़ोन हो गया, जिसमें आप कोई भी सामान परचेज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया है विच इज़ नोन एज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, अलग अलग सेलर्स इसमें रजिस्टर होते हैं, और बट इसमें कंडीशन बस एक ही है कि इसके जो कंज्यूमर होंगे वो सारे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट होंगे। यानी जो भी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, डिपार्टमेंट होती है, उन्हें अगर कोई भी अपने ऑफिसेज़ में, डिपार्टमेंट्स में गुड्स या सर्विसेज परचेज़ करना है तो उनको जेम पर ही जाना होगा, जेम से ही प्रोक्योर करना होगा या ख़रीदना होगा। अब जो सामान जेम पे अवेलेबल है वो तो मैंडेटरी उनको ख़रीदना है। अब जो सामान जेम पर अवेलेबल नहीं है उसके लिए हम फर्दर रूल पढ़ेंगे कि उसमें उस तरीके से उस कंडीशन में क्या करना है। बट इन शॉर्ट अभी आप जान लो कि जो जेम पोर्टल है फॉर ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका यूज़ हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को करना है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि जेम पर अवेलेबल हैं। ठीक है, जेम पर जो भी सप्लायर्स इनरोल होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ सेल आउट करते हैं, उनके जो क्रेडेंशियल्स है उन्हें चेक करने का काम, उनको सर्टिफाई करने का काम जेम SPV का होता है, जेम स्पेशल पर्पस व्हीकल का। और जो रेट्स वो ऑफ़र कर रहे हैं उसकी रिजनेबिलिटी चेक करने का जो काम है वो जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी जो कि वो सामान प्रोक्योर कर रही है वो ये उन पर है, वो सर्टिफाई करेंगे दैट द रेट्स जो भी ये सप्लायर ने जेम पर उस स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज के लिए डाला है दैट इज़ रीजनेबल एंड करेक्ट। मूविंग अहेड इन दिस रूल, अब जेम में अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को परचेज़ करना है तो वो 50,000 तक के किसी भी गुड्स को वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली परचेज़ कर सकता है। बस उसे देखना है कि जो सामान उसे या जो गुड्स उसे मिल रही है वो
उस सही क्वालिटी में है कि नहीं, जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, जो डिलीवरी पीरियड में वो चाहिए, जितने डिलीवरी पीरियड में वो सामान डिलीवर करना चाहते हैं, वो अगर सेटिस्फाइड हैं तो अप टू 50,000 वो डायरेक्टली जेम से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर कोई भी गुड्स है जिसका कॉस्ट 50,000 से अबव है और 10 लाख तक है, तो विच इज़ कॉस्टिंग अबव 50,000 एंड अप टू 10 लाख, तो उसे कैसे परचेज़ करेंगे? तो जो भी गुड्स हम परचेज़ कर रहे हैं जेम पर, उसमें हम देखेंगे कि एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स या 3 डिफरेंट सेलर्स को हम कंपेयर करेंगे, और उसमें से जो भी हमें जो चीपेस्ट ऑफ़र कर रहा होगा, जो कि हमें जो क्वालिटी चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए और डिलीवरी पीरियड चाहिए, तो जो भी चीपेस्ट वो तीनों में से जो भी सेलर या मैन्युफैक्चरर अगर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम उसे परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, वो चीपेस्ट वाले से ही हमें परचेज़ करना है। ठीक है। इसमें यह भी ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन का जो ऑप्शन है वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोक्योरमेंट लेस देन ₹10 लाख। अब ये ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन होता क्या है, तो जब हम आगे फर्दर रूल्स में आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। ये तो था 10 लाख तक के परचेज़ का। अब व्हाट इफ़ 10 लाख से ऊपर का परचेज़ करना हो तो अगर कोई भी गुड्स अगर वो 10 लाख से अबव है, ठीक है, उससे परचेज़ करना है, तो हमें मिनिमम 3 बिड्स इनवाइट करने होंगे, मैंडेटरी बिड्स जो मैंडेटरी होते हैं जेम में, जो कि थ्रू जो जेम का ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन के जो फंक्शंस हैं उसको यूज़ करते हुए हमें 10 लाख से ऊपर परचेज़ करने के लिए 3 बिड्स, एटलीस्ट मिनिमम 3 बिड्स होने चाहिए। तो वो बिड्स से में हम देखेंगे कि कौन सबसे चीपेस्ट हमें जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है, स्पेसिफिकेशंस है, डिलीवरी पीरियड है, जो उस बिडिंग में सबसे चीपेस्ट हमें ऑफ़र कर रहा होगा, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसी से ही सामान लेंगे। और ये जो भी ऑनलाइन ई बिडिंग होगा या जो रिवर्स ऑक्शन होगा, उसका जो इनविटेशन है वो जो भी एग्जिस्टिंग सेलर्स जो इनरोल्ड है जेम पर, जो कि उस कैटेगरी का सामान बेच रहे होंगे या जो वो सामान बेच रहे होंगे, वो सबके पास वो इनविटेशन चला जाता है। तो जो भी इंटरेस्टेड होते हैं वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अब ये फर्दर एक मतलब जानकारी ये भी है कि ये जो जितने भी हमने अभी मॉनेटरी सीलिंग्स देखे ना कि 50,000 तक क्या करना है, 50,000 से 10 लाख तक क्या करना है, अबव 10 लाख तक आपको कौन से रूल फॉलो करना है, ये मैंडेटरी सिर्फ उसी चीज़ के लिए है, उसी गुड्स के लिए है जिसका प्रोक्योरमेंट आप जेम से कर रहे हो। ठीक है। जो जेम से आप बाहर परचेज़ कर रहे हो, जो जेम में अवेलेबल नहीं है और बाहर परचेज़ कर रहे हो, उसके लिए GFR में अलग रूल्स हैं जो कि हम फर्दर आगे देखेंगे। अब जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उन्हें ये भी डिसाइड करना होगा कि जो प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो ओपेक्स मॉडल पे फॉलो करना है या कैपेक्स मॉडल पे। ओपेक्स मींस ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज हमें चाहिए होते हैं, उसके वो जो कंपनी होती है जो कि वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो हमें उस गुड्स को या मशीनरी को या सर्विसेज को यूज़ करने देती है। उसका जो भी मतलब चार्ज वगैरह होता है, रेंटल होता है, वो क्या करती है, वो हमसे लेती है और उस गुड्स की सारी मेंटेनेंस, जो भी उसमें कंज्यूमेबल्स लग रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें एक कंप्यूटर चाहिए। अब ये कंप्यूटर हो सकता है कि हम किसी दूसरे वेंडर से ऑन रेंट पे भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, यानी ये ऑपरेशन कॉस्ट है। हमें सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें कंप्यूटर चाहिए और हमने एक वेंडर को बोला कि आप हमें इतने सिस्टम्स प्रोवाइड करिए। उस सप्लायर की ज़िम्मेदारी होगी वो सिस्टम प्रोवाइड करने की, उसके जो भी मेंटेनेंस है उसे रखने की, उसमें जो भी चीज़ें जैसे हार्ड डिस्क या कल को कार्ट्रेज, प्रिंटर में कार्ट्रेज वगैरह जो भी लगना है, वो जो भी कंज्यूमेबल वो वेंडर ही प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही कभी भी वो सिस्टम का काम ख़त्म हो जाएगा, मींस अब हमें उस सिस्टम की यूज़ नहीं रहेगी, तो वो जो वेंडर है वो वापस उस चीज़ अपने सामान को ले जा सकता है। तो दिस इज़ ऑपरेशन मॉडल। कैपेक्स मॉडल क्या होता है? विच इज़ कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो भी चीज़ें, जो भी गुड्स, सर्विसेज या मशीनरी हमें चाहिए, वो जो बिजनेसमैन है या जो प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी है, जैसे मतलब हमारे केस में जो हमारी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जो कि प्रोक्योर कर रही है, वो खुद ही पैसे लगाकर उस गुड्स को खरीदेगी या उस मशीनरी को खरीदेगी, उसका मेंटेनेंस का खर्चा खुद ही उठाएगी और मतलब उसका रख रखाव की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री की ही खुद होगी। तो वो उनका खुद का ही अपना मशीन या गुड्स या सर्विसेज होगा।
ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कैपेक्स और ओपेक्स में। तो एक मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट जो कि प्रोक्योर कर रही है, उसे ये डिसाइड करना होगा कि वो जो प्रोक्योरमेंट है वो जो सामान है वो किस मॉडल पे वो चाह रही है, वो ओपेक्स मॉडल पे चाह रही है कि कैपेक्स मॉडल पे चाह रही है। और उसका ये डिसीजन वो जब भी अपना एनुअल बजट एस्टिमेशन बनाएंगे उसी में ये डिसीजन लेना होगा। और जब बजट अप्रूव हो जाए तो विद इन 30 डेज़ उनको ये प्रोजेक्ट करना होगा अपने एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान में, ठीक है, कि वो इस साल जो भी प्रोक्योरमेंट करेंगे वो ओपेक्स मॉडल में करेंगे कि कैपेक्स मॉडल में करेंगे। तो जैसे ही बजट अप्रूव हो जाता है उसके विद इन 30 डेज़ उनको अपना ये डिसीजन फाइनल करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो गवर्नमेंट बायर्स हैं उनको देखना है कि मतलब जो प्राइसेस ऑफ़र की जा रही हैं जेम में वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए जेम में एक टूल है विच इज़ बिज़नेस एनालिटिक्स टूल। ये क्या करता है कि जेम पे अगर वही सामान लास्ट किसी ने परचेज़ कर रखा है या आप ही के डिपार्टमेंट ने किसी ने परचेज़ रखा है, तो वो आपको शो करेगा कि जब आपने ये सामान को लास्ट परचेज़ किया था दैट वाज ₹25,000 और अब आप इसे परचेज़ कर रहे हो तो ये 27,000 में बिक रही है। तो ये ऑलरेडी वेरिएशन दिख रहा है कि नहीं, ये तो हायर रेट ये ऑफ़र कर रहे हैं हमें। यही सामान हमने जब पिछली बार प्रोक्योर किया था या किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने किया था तो वो 25,000 में था, आज ये जो है 27,000 में। तो ये बताने का जो काम है वो बिज़नेस एनालिटिक टूल है जेम के अंदर, वही बताती है, जिससे कि आपको रेट्स के रिजनेबिलिटी के बारे में पता चलता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये भी है कि जो भी गुड्स के डिमांड एक किया जा रहा है बाय दी गवर्नमेंट बायर या जो भी प्रोक्योरिंग एंटिटी है, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, जो भी प्रोक्योर कर रहा है और उन्हें जो भी गुड्स चाहिए, अब क्योंकि उन्हें पता चला है कि अब 10 लाख से ऊपर के सामान में बहुत सारे प्रोसेस हैं, बिडिंग करना होगा, फिर L1 बिडर देखना होगा, ये सब, तो उससे बचने के लिए वो पीस मिल में चीज़ें प्रोक्योर नहीं करेंगे। पीस मिल मीन्स जैसे अगर 10 लाख का सामान है तो मैं उसे ब्रेक कर करके 2-2 लाख में प्रोक्योर नहीं करूँगा, जिससे कि ये जो प्रोसेस है बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन ये सब का बाईपास हो सके। तो इस तरीके से नहीं काम चलता है। तो उस जो भी प्रोक्योर कर रहे हैं उन्हें यह ध्यान देना है कि जो भी गुड्स वो डिमांड कर रहे हैं उसको छोटे छोटे क्वांटिटी में ब्रेक नहीं करना है, ताकि आप कोई जो मेजर ऑक्शन वाला जो पार्ट है उसको आप बाईपास कर सके। इस तरीके से नहीं करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स ऑन जेम, जो कि रूल 150 में लिखा हुआ है। अब ये क्या कहता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि जेम पर अवेलेबल नहीं है और कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को वो स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए और उन्हें पता है कि कौन सा वेंडर उसे प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उन्हें उस वेंडर को बोल सकते हैं अपने आप को जेम पर रजिस्टर करने को, ठीक है। तो ऐसे जो रजिस्टर्स जो सप्लायर्स होंगे उन्हें जेम पर आप जो भी हेड ऑफ़ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वो रजिस्टर करा सकते हैं। अब उसके जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, तो ये सब रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अच्छे से वेरीफाई भी करना होता है, ठीक है ना। अब जो सप्लायर है वो एक फ़िक्स पीरियड के लिए रजिस्टर होते हैं बिटवीन 1 to 3 years, डिपेंडिंग कि किस तरीके का सामान वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो सप्लायर हैं जैसे ही वो ये जो फ़िक्स पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो जो सप्लायर हैं अगर वो चाहते हैं कि वो फिर से मतलब जेम में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें फिर से रजिस्टर करना होगा, ठीक है। इसी समय अगर कोई न्यू सप्लायर ऐड होना चाहते हैं तो वो भी एनी टाइम वो जेम पर ऐड हो सकते हैं। बस जो कंडीशन है, जो जेम के कंडीशंस हैं उसने वो पूरा करने चाहिए। अब जो सप्लायर है जो रजिस्टर हुआ है उसके परफॉर्मेंस और उसका कंडक्ट जो है उसे जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो भी जिसके भी थ्रू वो रजिस्टर हुई है, जो भी सामान प्रोक्योर कर रहे हैं उनको ध्यान देना है कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से है। अगर ये सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इन्हें क्या होगा, इन्हें रजिस्टर्ड सप्लायर के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अगर वो कंप्लाई नहीं कर सकते, वो सब स्टैंडर्ड गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फॉल्स डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा। और जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स का जो लिस्ट है वो प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स में अपलोडेड होने चाहिए। जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है वो भी मतलब अपने वेबसाइट्स में ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स को
के जो डिटेल्स है उसको वो डिस्प्ले करेंगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं रूल 151 पे, जो बात करता है बिडिंग से डिबार्टमेंट के लिए। ठीक है, यानी जो बिडर्स हैं जो कि बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम कैसे डिबार कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे हटा सकते हैं फ्रॉम द बिडिंग प्रोसेस। तो एक जो बिडर है वो डिबार हो सकता है अगर वो किसी भी इस मतलब जो दो तरीके के ऑफेंस हैं, उस दो तरीके के ऑफेंस में अगर वो लिप्त पाया जाता है, कन्विक्टेड होता है, तो उसे डिबार किया जा सकता है। पहला, अगर वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत तो दोषी पाया गया है, ठीक है, तब भी वो डिबार हो सकता है। आईपीसी या किसी लॉ के तहत उसे कन्विक्ट किया गया हो कि इसने किसी लाइफ या प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाया है जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए सही नहीं है, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में इसका होना सही नहीं है, तो अगर इस तरीके से किसी भी ऑफेंस में अगर वो कन्विक्टेड है तो उस बिडर को हटाया जा सकता है। अब इस रूल का सब रूल 2 क्या कहता है, सब क्लॉज 2, कि जो भी बिडर को डिबार किया जाएगा जो सब क्लॉज ए के तहत, ठीक है, तो चाहे वो बिडर हो या उसका कोई भी सक्सेसर हो। अब सक्सेसर मीन्स क्या हो सकता है कि मतलब वो बिडर, वो कंपनी अब करप्शन में लिप्त थी या वो बिडर करप्शन में लिप्त थी, तो उसकी जगह पर उसी की कंपनी से या उसी के वेंचर से कोई और आकर बिडिंग में पार्ट ले रहा है, तो अगर ये दोनों अगर मतलब वो मतलब बार्ड हैं, तो ये 3 साल तक बार्ड रहेंगे। ठीक है, 3 साल तक ये किसी भी मतलब बिडिंग प्रोसेस में, हमारा जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो ऐसे डिबार्ड लिस्ट का, डिबार्ड बिडर्स का जो लिस्ट है वो सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करेगी। अब जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, जो प्रोक्योरिंग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है, उसे भी अगर लगता है कि कोई एक बिडर है जिसने कोड ऑफ इंटीग्रिटी ब्रेक की है, सर्विसेज सही से प्रोवाइड नहीं की है, तो वो खुद भी किसी भी बिडर को या उसके सक्सेसर को डिबार कर सकती है किसी भी उनके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर नॉट पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years, 2 साल तक वो उसे डिबार कर सकती है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ने उसे डिबार किया वो क्या करेगा, वो इसकी एक लिस्ट अपने वेबसाइट पर मेंटेन करेगा। ठीक है, अब लास्ट ये है कि जो जिस भी बिडर को डिबार किया जा रहा है उसे एक अपॉर्चुनिटी देना है टू रिप्रेजेंट कि मतलब वो अपनी एक जवाबदेही दे या वो अपना पक्ष रखे। तो किसी भी बिडर को डिबार करने से पहले उनका पक्ष जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, now let's see rule 152. Now rule 152 talks about enlistment of Indian agents. मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है कि जो कोई अगर कंपनी फॉरेन में है, ठीक है, फॉरेनर कंपनी है, तो वो क्या कर सकती है, वो इंडिया में कोई अपने एक एजेंट्स को भी इनलिस्ट करा सकती है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। मीन्स मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसकी किसी इंडियन कंपनी से यहाँ पर जान पहचान है या टाई अप है, तो वो उस इंडियन कंपनी को एज एन एजेंट की तरह भी क्या कर सकती है, इस जो प्रोक्योरमेंट में प्रोसेस में इनलिस्ट करा सकती है। ठीक है, अब आते हैं रूल 153 जो कि बात करता है कुछ रिजर्व्ड आइटम्स के बारे में और प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी के बारे में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने क्या कि कुछ हाथ से बुने हुए टेक्सटाइल्स या कपड़ों को वो उन्होंने मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आपको वो एक स्पेसिफिक जगह से ही खरीदने। जैसे मान लीजिए कि कोई खादी का गुड्स है, ठीक है, या कोई हाथ से बुनाई किए हुए कपड़े हैं, उसको आपको एक कमीशन है जो जिसका नाम है खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, आपको उसी से परचेज़ करना है। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है कि अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टेक्सटाइल्स के रिक्वायरमेंट है तो ये मैंडेटरी है कि एटलीस्ट 20% ऑफ जो उनका रिक्वायरमेंट है वो जो हैंडलूम जो भी हैंडलूम की रिक्वायरमेंट है वो एक्सक्लूसिवली खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे, पहले तो KVIC से खरीदेंगे या SHG के ग्रुप से खरीदेंगे, कोई जॉइंट ये एग्रीकल्चर ग्रुप है उनसे कर देंगे। तो जो अभी गवर्नमेंट वो SHGs और उनके क्लस्टर्स को प्रमोट कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट कर रही है,
जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को प्रमोट कर रही है, प्रोड्यूसर कंपनीज को प्रमोट कर रही है, तो ये उसके प्रमोशन में ही गवर्नमेंट ने उन्हें एक एक्सक्लूसिव मतलब क्या बोल सकते हैं पावर दे रखी है, या कि आपको जो भी गुड्स के टेक्सटाइल्स अगर प्रोक्योर करना है तो उसका 20% ऑफ द प्रोक्योरमेंट आपको इन्हीं से करना होगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने एमएसएमईज़ को भी प्रमोट करने के लिए उन्हें भी बहुत सारे रिलैक्सेशन दे रखी है, जो हम लोग आने वाले रूल्स में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। लास्टली गवर्नमेंट ने एक नया रूल ऐड किया है जीएफआर में। इसके तहत क्या है कि लोकल सप्लायर्स को, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल इसमें इम्प्लीमेंट किया है कि वो किसी भी नोटिफिकेशंस या ऑर्डर के तहत क्या कर सकती है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को मैंडेटरी कर सकती है किसी भी एक स्पेसिफिक बिडर से या कैटेगरी ऑफ बिडर से प्रोक्योर करने के लिए, जिससे कि लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल प्रोड्यूस गुड्स हैं, उसे बढ़ावा मिल सके। ठीक है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज के बारे में। Sorry for making this video for such a long, but I can't help it. So thank you. See you in next video. Keep sharing, keep liking, and please subscribe my channel. This is Public Servants Rules by Sonu Srivastava signing off. Dhanyavad.